Hello everyone. Today we will discuss the concept of Z-test, T-test and non-parametric test. पिछले 3 वीडियो में मैं हाइपोथेसिस बनाना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। किस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन क्या होता है, ये सब हम पिछले 3 वीडियोस में देख चुके हैं। हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सब कॉन्सेप्ट को अज्यूम करते हैं कि मैं आपको याद होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आज हम लोग टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला आता है जेड टेस्ट, टी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो एज सच मैंने अभी एग्जाम वीडियो नंबर 2 में बताया था कि हम लोग दो तरीके के टेस्ट यूज करते हैं, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब वो टेस्ट जो मैट्रिक डेटा पे काम करे। मैट्रिक डेटा का मतलब वो डेटा सेट जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अगर उस डेटा सेट जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी, उनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनका मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाता हूँ, तो उनका मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो उन्हें हम लोग नॉर्मल डेटा बोलते हैं। और नॉर्मल डेटा को टेस्ट करने के लिए जो भी टेस्ट लगाए जाते हैं उनको बोला जाता है पैरामीट्रिक टेस्ट। तो यहाँ हम दो पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब हुआ ऐसे टेस्ट जो नॉन मैट्रिक डेटा पे लगते हैं। नॉन मैट्रिक डेटा का मतलब ऐसा डेटा जो नॉट नॉर्मल है, जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब अगर मेरे पास जो डेटा सेट है उसका मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाऊं और वो स्क्यूड नॉर्मल कर्व आए, स्क्यूड कर्व आए, या तो लेफ्ट साइड स्क्यूड हो या राइट साइड स्क्यूड हो, जिसे हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बोलते हैं, तो उस डेटा को हम नॉन मैट्रिक डेटा बोलते हैं। और नॉन मैट्रिक डेटा को टेस्ट करने के लिए, उस पर बनी हुई हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जिस मेथड को यूज किया जाता है, जिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है, उसका नाम है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक, जिसमें हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे थे, तो पॉइंट नंबर 1 था कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाइए, और स्टेप नंबर 2 था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड कीजिए। तो अपॉन द प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम जिसको मुझे एड्रेस करना है, जिसके बारे में मुझे रिजल्ट निकालना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मुझे जेड टेस्ट लगाना है, कि टी टेस्ट लगाना है, या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेड टेस्ट। जेड टेस्ट एक बहुत सिंपल स्टैटिस्टिकल टेस्ट है which is used to determine whether there is a significant difference between sample population mean or sample and population means between the two sample means when the population standard deviation is known। तो मतलब सैंपल और पॉपुलेशन के मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, अगर मुझे ये पता करना हो तो मैं लगाऊंगा जेड टेस्ट। तो इसका सिंपल तरीका मतलब समझने का ये है कि मैंने सपोज करिए एक पूरी क्लास है, उसमें से सभी बच्चों को, 75 की क्लास है, मैं 75 बच्चों का वेट कैलकुलेट करता हूँ और उसका एवरेज निकालता हूँ। तो सपोज करिए वो वेट आता है, एवरेज वेट आता है 75 स्टूडेंट्स का 60 किलोग्राम। पर मैं 75 बच्चों का डेटा कलेक्ट करने की जगह कोई और दूसरा टीचर आता है, वो क्या करता है, कुछ 10-12 बच्चों को उठा लेता है और उन 10-12 बच्चों का वेट का एवरेज निकालता है, और वो वेट का एवरेज आता है 55 किलोग्राम। तो मैंने पूरे 75 स्टूडेंट्स को यूज किया था, तो उनका वेट आया था 60 किलोग्राम एवरेज वेट, और इन्होंने 10, 12, 15 बच्चों को उठा के केवल उसका एवरेज वेट निकाले तो वो आया 55 किलोग्राम। अब मैं बोलता हूँ कि क्लास का एवरेज वेट 60 किलोग्राम है, और बगल वाला टीचर बोलता है कि नहीं, क्लास का एवरेज वेट 55 किलोग्राम है। तो पॉपुलेशन हुक का वेट हो गया मेरे पास और सैंपल का वेट हो गया उनके पास। अब हम दोनों ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या 60 किलोग्राम और 55 किलोग्राम का ये जो डिफरेंस है 5 किलोग्राम का, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसको ऐसे समझिए कि जब आप मार्केट जाते हैं, कोई 5 रुपए की चीज पे आप खरीदने गए और उस पे कोई आपको 2 रुपए ना लौटाए, तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 5 रुपए की चीज पे 2 रुपए बहुत बड़ी चीज है। तो वो सिग्निफिकेंट चेंज है। कल को 5 रुपए का पार्ले जी 7 रुपए का हो जाए तो आप कहोगे यार 5 रुपए की चीज 7 रुपए की हो गई, 2 रुपए बढ़ गए। पर यही कोई 10,000 रुपए की चीज हो, या आप 10 ग्राम गोल्ड खरीदने जाते हो, 80,000 रुपए का है। अब वो 80,000 हो या 80,000 50 रुपए हो, 80,000 के सामने 50 रुपए की वैल्यू कम है, पर 100 रुपए के सामने 50 रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो यही जो डिफरेंस है कि 80,000 में केवल 50 रुपए बढ़े, तो ये जो डिफरेंस आया सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, पर 100 रुपए में 50 रुपए बढ़ जाना सिग्निफिकेंट दिख रहा है। यही जो डिफरेंस सिग्निफिकेंस है, हम टेस्ट करते हैं इन द जेड टेस्ट। तो कभी-कभी वो डिफरेंस जो है मीन में और पॉपुलेशन, सैंपल में और पॉपुलेशन में मीन का, वो सिग्निफिकेंट होता है डिफरेंस, कभी-कभी वो इनसिग्निफिकेंट होता है।
तो यही टेस्ट करना है कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। हम लोग लगाते हैं जेड टेस्ट। जेड टेस्ट तब लगाएंगे जब हमारे पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और पैरामेट्रिक टेस्ट है। जेड टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करते हैं। दो सैंपल मीन्स होते हैं हमारे पास, दो मीन्स होते हैं, मतलब एक तो सैंपल का मीन है और एक पॉपुलेशन का मीन है। और जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर देन 30, तो अगर मैं 35 लोगों से बात करूं, 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करूं, 500 लोगों का डेटा करूं, 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट करूं, तब हम जेड टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन उठता है कि अगर सैंपल साइज छोटा हो तब। सैंपल साइज अगर 30 से छोटा है तो हम लगा लेते हैं टी टेस्ट। क्या लगा लेते हैं? टी टेस्ट, जो हम लोग नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे। तो अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा है तो जेड टेस्ट लगेगा, और सैंपल साइज 30 से छोटा है तो टी टेस्ट लगेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट एन। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार होता है सैंपल का मीन। तो अभी आपने देखा था, यहाँ पे बात की थी सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन। तो एक्स बार है सैंपल का मीन, म्यू है पॉपुलेशन का मीन, सिग्मा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्क्वायर रूट एन, एन जो है वो है सैंपल साइज। तो अगर आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में, एक सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें कहा गया है कि एक बेकरी है, वो कहता है कि उसके ब्रेड का जो वेट है वो 400 ग्राम है। एक कंज्यूमर आता है और 50 ब्रेड्स उठाता है और उनका जब वेट कैलकुलेट करता है तो एवरेज वेट निकलता है 395 ग्राम। तो कंज्यूमर ने कितने ब्रेड यूज किए? 50। तो ये क्या हुआ? 50 का सैंपल। सैंपल साइज इज 50, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई? 50। कंज्यूमर ने सैंपल का वेट निकाला तो कितना आया? 395 मीन वेट। तो सैंपल का मीन मतलब हो गया एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई? 395। दुकानदार ने कहा कि मैं जितनी भी ब्रेड बनाता हूँ, जितनी भी, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रेड्स अगर आप देख लो तो हर ब्रेड का वेट कितना है? 400 ग्राम। तो दिस इज योर पॉपुलेशन मीन। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 400 ग्राम। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो ये लाइन चल रही थी, मीन वेट इसका है सैंपल, 50 का सैंपल है, 50 सैंपल का जो मीन वेट आया है वो 395 ग्राम्स है, और उस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10 ग्राम्स है। यहाँ पे क्या दिया था? सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया? सिग्मा मतलब 10 ग्राम्स। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करिए कि जो एवरेज वेट आया है सैंपल का, क्या वो क्लेम्ड वेट से डिफरेंट है। तो एक वेट हमारे पास पॉपुलेशन का है 400 ग्राम, सैंपल का है 395 ग्राम। इन्होंने पूछा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करिए कि क्या ये डिफरेंट है या नहीं। तो अब इस टेस्ट में आप सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है कि जेड लगाना है या टी लगाना है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, आप देखिए कितनी ब्रेड यूज हुए, सैंपल साइज कितना है? 50। और हम अभी देख के आए हैं कि अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो हम क्या यूज करते हैं? टी टेस्ट, जेड टेस्ट यूज करते हैं। तो हमने क्या लगाया? जेड टेस्ट लगाया। पहला जो काम करना होता है सोल्यूशन में, पहला है हाइपोथेसिस बनाइए। तो इन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन का वेट कितना है? 400 ग्राम। तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये जो कह रहे हैं वही सही है, कि जो वेट्स का जो ब्रेड का जो लोब्स का वेट है वो 400 ग्राम है, म्यू इक्वल टू 400 हम मान के चलते हैं। ये हो गई नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या हुई? नहीं, 400 ग्राम नहीं है। अब आप पूछ रहे होंगे सर आपने कहा था नल हाइपोथेसिस तो नो डिफरेंस पे चलती है। हाँ, नो डिफरेंस पे चलती है। नो डिफरेंस ही है कि हम मान के चलते हैं कि जो दुकानदार कह रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन द वेट डिसाइडेड बाय द शॉपकीपर। तो वो जो इतना लंबा स्टेटमेंट है, नो डिफरेंस इन द वेट गिवन बाय द शॉपकीपर, उस पूरे स्टेटमेंट को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, द एवरेज वेट ऑफ द लोव्स इज 400 ग्राम्स। खत्म बात। दुकानदार की कही बात में कोई डिफरेंट नहीं है, यही हमारी नल हाइपोथेसिस है। कोई डिफरेंट नहीं है मतलब दुकानदार कह रहा है 400 ग्राम है, हमने मान ली 400 ग्राम है। ऑल्टरनेट क्या हो गया? 400 ग्राम नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि आगे कोई भी क्वेश्चन चाहे यहाँ पढ़ रहे हो चाहे एग्जाम में आए, नल हाइपोथेसिस आप क्या बनाएंगे? जो क्लेम किया गया है एग्जैक्टली म्यू इक्वल टू 400 लिख के, एक टू टेल टेस्ट की। आपको मैंने बताया था कि म्यू इक्वल टू और म्यू इक्वल टू नेट बनाते हैं तो ये टू टेल टेस्ट हो जाता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधे सीधे हाइपोथेसिस बनाएंगे कि एवरेज वेट या समथिंग गिवन इज 400 ग्राम, जो क्लेम किया गया है उसका सीधा सीधा स्टेटमेंट बना दीजिए। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगी? ऑल्टरनेट बनेगी कि ये, अगर हम कह रहे हैं कि 400 ग्राम है तो ऑल्टरनेट बनेगी 400 ग्राम नहीं है। दिस इज योर ऑल्टरनेट। और ये कोई नई चीज नहीं है, अगर आपने पुराने 3 वीडियोस देखे होंगे तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस इक्वल की बनाते हैं और ऑल्टरनेट नॉट इक्वल की बनाते हैं। हम कभी भी नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल की नहीं बनाते हैं।
तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, अगर आपको वेट दिया गया है तो आप मीन वेट को ही मान के नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, और अल्टरनेट का मतलब होगा कि हाइपोथेसिस में 400 ग्राम नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा, कुछ को याद होगा कि सर हम नॉट इक्वल टू में क्यों लगाएं, हम ग्रेटर देन 400 या लेस देन 400 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लेस देन और ग्रेटर देन 400 बिल्कुल लगा सकते हैं। पर बात ये होती है कि क्वेश्चन में, अभी जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नीचे वैल्यू नहीं दी है। जब कभी आपको वैल्यू नीचे दी जाएगी, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको दिया जाएगा कि 5% लेवल ऑफ सिकनेस में ग्रेट जेड क्रिटिकल की वैल्यू क्या है। उस z क्रिटिकल की वैल्यू पे डिसाइड होगा कि आपको जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनानी है वो क्या बनानी है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पिछले में कि z की वैल्यू 1.96 होती है टू टेल टेस्ट के लिए, और 1.645 होती है वन टेल टेस्ट के लिए। तो अगर आपको z क्रिटिकल की वैल्यू क्वेश्चन में मिले 1.96, तो समझ जाइएगा टू टेल टेस्ट बनाना है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की हाइपोथेसिस बनानी है। और अगर मिलता है वहां पे z की वैल्यू 1.645 क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है आपको, तो आप क्या समझेंगे कि हमको वन टेल टेस्ट बनाना है, तो आप यहाँ तो इक्वल टू लिखेंगे और अल्टरनेट में ग्रेटर देन या लेसर देन लगा देंगे। ये एक ट्रिक होती है समझने की कि मुझे हाइपोथेसिस कैसे बनानी है। वो हाइपोथेसिस डिसाइड होती है यहाँ दिए हुए क्वेश्चन में। अब चूंकि ये तो सैंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें नहीं वैल्यू लिखी हुई है क्रिटिकल की, वरना आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस क्वेश्चन के साथ, ये पूरे स्टेटमेंट के साथ एक लाइन और लिखी होगी, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस z क्रिटिकल इक्वल टू 1.96। अगर लिखी हुई है z क्रिटिकल इक्वल टू 1.96, समझ जाइए आपको टू टेल टेस्ट बनाना है। और अगर लिखा है z क्रिटिकल इक्वल टू 1.645, तो समझ जाइए हमको वन टेल टेस्ट की लेस देन और ग्रेटर देन बनाना है। फिर हम आते हैं z टेस्ट का, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन n। तो आप देख लीजिए कि ये तो उसने अपना बताया था पॉपुलेशन का मीन, तो पॉपुलेशन मतलब होगा म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 400। ये उसने सैंपल उठाया है 395 ग्राम, सैंपल का मीन आया, मतलब x बार की वैल्यू क्या हो गई 395। उसने फिर बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ग्राम्स है, सिग्मा की वैल्यू हो गई 10 ग्राम्स, और उसने 50 सैंपल यूज किया है तो n की वैल्यू हो गई 50। हमने ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, z स्कोर निकाल लिया, इसको बोलते हैं z कैलकुलेटेड। क्या बोलते हैं? z कैलकुलेटेड। z कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आई? -3.545 अब चूंकि हमने हाइपोथेसिस टू टेल टेस्ट की बनाई थी, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टू टेल टेस्ट के लिए z क्रिटिकल की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 1.96। और अभी हम पिछले वीडियो में देख के आए हैं कि हम लोग कंपेयर करके हैं वैल्यूज को, कि z क्रिटिकल की वैल्यू और z कैलकुलेटेड की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए ये वैल्यू कितनी है? -3.535। और ये वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1.96। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमने एक बात ध्यान रखी थी कि जब हम टू टेल टेस्ट की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते थे, और टू टेल टेस्ट में एक z क्रिटिकल यहाँ बनता था और एक z क्रिटिकल यहाँ बनता था। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.96, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.96। 1.96 अगर मैं बना पाऊँ ठीक से, तो ये हो जाएगी माइनस 1.96 और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.96। ठीक है, अब आप देखिए कि ये वैल्यू है -1.96, ये है +1.96, और हमारी पिछली वैल्यू कितनी आई है? -3.535। सो ये -3.535 देखिए -1.96 से भी पीछे चली जाएगी। और जब हम टू टेल टेस्ट कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो रीजन होता है ये भी रिजेक्शन रीजन होता है, और ये जो रीजन होता है ये भी रिजेक्शन रीजन होता है। हमारी वैल्यू अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू -1.96 से +1.96 के बीच में है, तो इसको क्या कहते हैं हम? एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। ठीक है, पर हमारी जो z कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? -3.535। इसका मतलब वो वैल्यू यहाँ से भी पीछे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? यहाँ से भी पीछे। और ये पूरा रीजन क्या है? रिजेक्शन का रीजन है। कौन सा रीजन है? रिजेक्शन का। इसका मतलब हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -3.535 वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है, -1.96 से छोटी है, और -1.9 से छोटी मतलब वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है। इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। तो जैसे हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट की, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? कि द एवरेज वेट ऑफ द लोव्स इज 400 ग्राम। इसको हमने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको रिजेक्ट किया तो हमारे जो एक्चुअल आंसर आया वो क्या है? कि द एवरेज वेट ऑफ लोव्स इज नॉट 400 ग्राम। तो अब हम अपने कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कि देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे द एवरेज वेट ऑफ द लोव्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 400 ग्राम।
तो दुकानदार कह रहा है कि 400 ग्राम है, मैंने टेस्टिंग करके पता कर लिया कि नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तुम्हारे ब्रेड का वेट 400 ग्राम नहीं है। ये हुआ जेड टेस्ट। हमने यहाँ पे टू टेल टेस्ट लगाया है। टू टेल टेस्ट क्यों लगाया है? क्योंकि हमने दो हाइपोथेसिस बनाई थी, वो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बनाई थी। एग्जाम में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा है? अगर ये इस स्टेटमेंट में यहाँ प्लस माइनस 1.96 लिखा हो 5% पे जेड टेस्ट के लिए, तो समझ जाइएगा हमको टू टेल लगाना है। और अगर यहाँ पे लिखा हो प्लस माइनस 1.645, तो समझ जाइए हमको क्या बनाना है, वन टेल टेस्ट बनाना है। ये पहले चेक करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपको 1.96 मिल जाता है, तो आप हाइपोथेसिस इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बनाएंगे। और अगर ये 1.645 मिलता है, तो आप हाइपोथेसिस कौन सी बनाएंगे, इक्वल टू एंड लेसर देन या ग्रेटर देन की बनाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जेड टेस्ट। अब आते हैं, एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इसको आप चेक पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से है। यहाँ पे भी क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 0.5 दी हुई है, कंप्यूटेड जेड की वैल्यू -2.0 आई है, और जेड क्रिटिकल की वैल्यू -1.96 है, +1.96 है। तो बेसिक वही तरीका हुआ कि आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, ये एक वैल्यू हुई और ये एक वैल्यू हुई। ये हो गई -1.96, ये हो गई +1.96। अब आपकी जो वैल्यू आई है -2.0, ये इस रीजन में आएगी, ये इस रीजन में आएगी। तो आपको पता है कि ये रीजन एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये रीजन रिजेक्शन रीजन होता है, और यहाँ पे ये रीजन भी रिजेक्शन रीजन होता है। तो आप देखिए, ये -1.96 की ये वैल्यू है, और ये 2.0 की यहाँ कहीं बाद में आएगी। तो ये कौन से रीजन में आ रहा है, रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। इसीलिए हम हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि -2.0 फॉल्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ -1.96, और +1.96 की ये जो रेंज है उससे बाहर लाई कर रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं टी टेस्ट पे। जैसे ही मेरा सैंपल साइज 30 से छोटा हो जाता है, ये देखिए 30 से छोटा हो गया, हमने क्या लगा दिया, टी टेस्ट। अगर ये 30 से बड़ा हो जाता तो हम क्या लगा देते, जेड टेस्ट लगा देते। काम एग्जैक्टली सेम करना है। टी टेस्ट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन स्क्वायर रूट एन। बिल्कुल पिछली बार की तरह है, बस यहाँ पे एस लिखा है, वहां पे सिग्मा लिखा था, वहां कैपिटल एक्स बार था, यहाँ पे स्मॉल एक्स बार है। यहाँ पे भी म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन, एक्स बार का मतलब है सैंपल मीन। तो ये हो गया सैंपल के लिए, और ये हो गया पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है कि एक रिसर्चर है जो ये चेक कर रहा है कि जो एवरेज डेली कंजम्पशन है कॉफी का एम्प्लॉइज के द्वारा, वो 3 कप पर डे है। एक 25 तो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि 3 कप पर डे है, 25 लोगों को चेक किया गया तो उनका निकला 3.4 कप्स पर डे। अब देखिए यहाँ पे चेंज कैसे हुआ, पिछले क्वेश्चन में 50 था, यहाँ पे कितना लिखा है, 25। जैसे ही 25 हुआ, ये क्वेश्चन किसका बन गया, टी टेस्ट का बन गया। अभी ये 35 हो जाता, 31 हो जाता, 32 हो जाता, तो हम इसे लगा देते जेड टेस्ट। अब इन्होंने कहा है कि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है सैंपल का, और कहा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक कीजिए कि जो कंपनी बोल रही है 3 कप पर डे, और जो रिसर्चर बोल रहा है 3.4 कप पर डे, ये जो दो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? उसका 3 कप कहना, मेरा 3.5 कप कहना, ये डिफरेंट है या नहीं, ये बताइए। तो बेसिक काम सबसे पहले, जैसे जेड टेस्ट में हम पहले हाइपोथेसिस बनाते थे, यहाँ पे भी हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई। तो हाइपोथेसिस क्या बनी, जो कंपनी कह रही है हमने कहा वो सही है। तो कंपनी ने कहा 3 कप का है, मैंने भी कहा कि एवरेज डेली कंजम्पशन 3 कप का है, म्यू इक्वल टू 0, मेरी नल हाइपोथेसिस हो गई। ऑल्टरनेट हो गई म्यू इक्वल टू 3, हमने कहा 3 कप तो नहीं है। हमें नहीं मालूम ज्यादा है या कम है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमने कहा, तुमने कहा 3 कप, हमने मान लिया 3 कप, नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हो गई कि ये 3 कप नहीं है। ठीक है, अब ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू बनाया है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट हो गया, टू टेल टेस्ट हो गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये वैल्यू नहीं दी हुई है टी क्रिटिकल की, पर जब एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लिखा मिलेगा कि फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम, द वैल्यू ऑफ टी क्रिटिकल इज दिस। टी टेस्ट में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि टी टेस्ट के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, जेड टेस्ट के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आता है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टी टेस्ट के लिए, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू होता है n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1, n-1।
सो ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो जो आपको टी टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, TCR जिसे हम लोग बोलते हैं, TCR की वैल्यू मिलेगी आपको, TCR की वैल्यू मिलेगी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये दो पॉइंट्स यहाँ पे यूज होंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके लिए TCR की वैल्यू मिलेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट में आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगाया हुआ है, एक्स बार मतलब सैंपल, सैंपल वालों ने बुलाया है कि एवरेज है 3.4 कप, हमने वैल्यू रख दी 3.4। कंपनी बता रही है कितना कप है एवरेज, 3 कप, तो हमने म्यू की वैल्यू रख दी 3। उसने बताया सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 0.8, हमने लिख दिया एस की वैल्यू 0.8। और हमने कितना सैंपल चेक किया था, 25, तो हमने एन की वैल्यू रख दी 25। सॉल्व किया तो वैल्यू आई कितनी, 2.5। स्टेप 3 में क्या होगा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे अगर टू टेल टेस्ट लगाते हैं, टू टेल टेस्ट क्या है वो तो हमें पहले से पता है, क्योंकि हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की हाइपोथेसिस बनाई है, तो ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट के लिए टी टेस्ट की वैल्यू कितनी आई, टी क्रिटिकल की प्लस माइनस 2.064, प्लस माइनस 2.064। तो आप देखिए हमने ये बनाया टेस्ट, टू टेल टेस्ट है, तो एक वैल्यू ये होगी टी की, एक वैल्यू ये होगी टी की, तो ये हो जाएगी माइनस की वैल्यू, ये हो जाएगी प्लस की वैल्यू। सो दिस विल बी माइनस 2.064 एंड दिस विल बी प्लस 2.064। हमारी कंप्यूटेड वैल्यू कितनी आई है, 2.5। अब 2.5 तो 2.064 के इस रीजन में आएगी, तो ये हमने देखा था रिजेक्शन रीजन, ये हमने देखा था एक्सेप्टेंस रीजन, और यहाँ हमने देखा था रिजेक्शन रीजन। अब वैल्यू आई है कैलकुलेट होके प्लस 2.5, तो प्लस 2.5 प्लस 2.064 से तो बड़ा है, बड़ा है तो वो कहाँ आ गया, रिजेक्शन रीजन में। तो हमने क्या लिख दिया, वी हैव टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि द एवरेज डेली कंजम्पशन इज 3 कप। अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो एक्सेप्ट किसको किया है, अल्टरनेट को, तो हम क्या लिखेंगे, द एवरेज डेली कंजम्पशन वेट इज नॉट 3 कप। तो हमारा फाइनल डिसीजन आएगा कि द एवरेज डेली कंजम्पशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 3 कप्स। ये हो गया आंसर। तो इतना सा काम करना है टी टेस्ट में, आपको ये क्रिटिकल वैल्यू, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, बस आप समझ जाइए। ये अगर यहाँ पे प्लस माइनस 2.064 लिखा है तो समझ जाइए ये टू टेल टेस्ट है, यहाँ सिंगल वैल्यू लिखी हुई है 2.064, तो आप समझ जाइए वन टेल टेस्ट है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक। अब आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट पे। ये है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, मतलब जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा हो। कैटेगोरिकल डेटा मतलब जैसे हमने आपसे पूछा, जैसे हाइट पूछे, तो हाइट में क्या होता है, आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर दे सकते हो। पर हम पूछे जेंडर, जेंडर में आप 2 ही वैल्यू दे सकते हो, 3 वैल्यू दे सकते हो, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो ये जो 3 चीजें हैं ये कैटेगरी कहलाती हैं। आपने बोला आप मैरिड और अनमैरिड, ये 2 कैटेगरीज कहलाती हैं। तो जब इस तरीके का डेटा हम कलेक्ट करते हैं कि कितने मेन है, कितने वीमेन है, कितने सिंगल है, कितने मैरिड है, इसको बोलते हैं कैटेगोरिकल डेटा। और कैटेगोरिकल डेटा पे हम क्या लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। हम कैटेगोरिकल डेटा पे जेड टेस्ट और टी टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमको कैटेगोरिकल डेटा पे कौन सा डेटा लगाना होता है, हमको काई स्क्वायर टेस्ट लगाना होता है। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये है। काई स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूले को काई, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर काई, उसका स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ऐसा पूरी टेबल में बनाएंगे और लास्ट में उसका समेशन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर। और फिर ये, तो ये जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे इसको बोलेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू। सेम काम है, कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ गई तो रिजेक्ट, और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आ गई तो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे भी वही काम करना है, एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि एक रिसर्चर जानना चाहता है कि जेंडर है मेल और फीमेल, उसमें से कितने लोग रेगुलर और इरेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उसकी टेबल दी हुई है। ये जानना चाहते हैं कि क्या जेंडर पे डिपेंड करता है कि लोग रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं, ठीक है, ये जानना चाहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस बनाई हमने कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर कोई भी हो, उसके एक्सरसाइज करने के रेगुलर और इरेगुलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने बना दिया एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, वर्ड यहाँ लिखा था तो इन्होंने कहा एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। हम मान के चलते हैं देयर इज नो डिफरेंस, तो नो डिफरेंस को इन्होंने बस वर्ड लिख दिया है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेंडर, हम ये भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेंडर। तो अगर नॉट डिपेंडेंट बना नल हाइपोथेसिस तो अल्टरनेट क्या बन जाएगा, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन जेंडर।
या देयर इज नो डिफरेंस इन द एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड जेंडर, तो यहाँ हो जाएगा देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी और जेंडर, ऐसा कुछ करके हम बना सकते हैं। ये हो गया नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट में जो हमको ये मेन टेबल दी है इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बेसिस पे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम ई बोलते हैं और इसको हम लोग ओ बोलते हैं। जो हमको टेबल में दिया होता है क्वेश्चन में उसको हम ओ बोलते हैं और फिर हम ई निकालते हैं। ई का होता है फॉर्मूला रो टोटल इनटू कॉलम टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल। तो हमें क्या करना है, ऐसी ही एक टेबल बनानी है और हर खांचे में वैल्यू लिखनी है। तो अब जब हम पहला खांचा यूज करेंगे, जब हमने पहला खांचा यूज किया फॉर एग्जांपल ये वाला, तो जब हमको इसके लिए वैल्यू लिखनी होगी, इसके लिए वैल्यू लिखनी होगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रो टोटल। तो इसका रो टोटल कितना आया है 60, इसका कॉलम टोटल कितना आया है 65, तो हमने 60 मल्टीप्लाइड बाय 65 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 100। तो इस कॉलम की वैल्यू आ गई। जब हम इस कॉलम के लिए लिखेंगे तो इस कॉलम का रो टोटल कितना है 40, तो हमने लिख दिया 40। इस कॉलम का कॉलम टोटल कितना है, रो टोटल कितना है 65, तो 65 हो गया, 40 हो गया, और इसका जो टोटल आया वो कितना है 100, तो यहाँ पे ये इसका 100 हो गया। तो इस कॉलम के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से निकल आई। जब हमने इस कॉलम के लिए गए 20 के लिए, तो इस कॉलम के लिए हमने देखा रो टोटल कितना है 35, तो हमने लिख दिया 35 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रो टोटल कितना आ रहा है 60, तो हमने यहाँ पे इसका 60 लिख दिया, और इसका ओवरऑल टोटल 100 है तो ओवरऑल टोटल 100 कर दिया, यहाँ पे 21 लिख दिया। जब हम इस 15 की जगह लिखना चाहते हैं तो हमने 15 का रो टोटल देखा 35, तो हमने 35 का मल्टीप्लाई कर दिया। रो टोटल इस रो का रो टोटल कितना है 40, तो 40 लिख दिया, और उसके बाद टोटल लिख दिया 100 से। तो ये अब 39, 26, 21 और 14 क्या आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये है, एक्सपेक्टेड ये है। फोर्थ स्टेप जो होता है वो क्या होता है, हमको ये टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड लिख लेते हैं और एक्सपेक्टेड लिख लेते हैं। तो आपने क्या किया, पीछे से ये सारे ऑब्जर्व्ड लिख लिए वहां, 40, 25, 20, 15 ऐसे करके आपने लिख लिए 40, 25, 20, 15, ठीक है। इसी तरह उसी सीक्वेंस में आप आपने 40 लिखा था फिर 25 लिखा था, तो आप यहाँ पे 39 और 26 लिखेंगे। फिर वहां आपने 20 और 15 लिखा था, फिर आप 21 और 14 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही किया है, 39, 26, 21, 14 ऐसे लिख लिया। अब ओ माइनस ई, आप ओ माइनस ई कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपने वो कर दिया। ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई कर दीजिए, आपने ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यूज आई है डिवाइडेड बाय ई कर दिया, ये पॉइंट्स आ गया। इस पूरे टोटल का टोटल कर दिया, ये हो गया समेशन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई हैं दिस इज ई समेशन ऑफ ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, इस पूरे का टोटल कर दिया। यही जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वो क्या निकाली है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। अब वही काम z और टी टेस्ट की तरह, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर में भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है और टी टेस्ट में भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। टी टेस्ट में क्या होता था n-1, काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम -1। तो हमारी इस टेबल में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 1 मल्टीप्लाई करके आया 1। अब हमको, जब हम आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वैल्यू लिखी मिलेगी कि काई स्क्वायर टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू है 3.841 एट अल्फा इक्वल टू 0.05 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1, ये आपको लिखा मिलेगा। अब हमें करना क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू आ गई 384 और कंप्यूटेड वैल्यू आ गई है कितनी 0.183। अब आप जानते हो कि ये जो कंप्यूटेड वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू से क्या है, छोटी है, और जैसे ही ये क्रिटिकल वैल्यू इससे छोटी होती है तो हम क्या कहते हैं, इट इज इन द एक्सेप्टेंस रीजन। ये फेल टू रिजेक्ट लिखा है, फेल टू रिजेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट, फेल टू रिजेक्ट का मतलब है एक्सेप्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फेल टू रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्ट, फेल टू रिजेक्ट है, रिजेक्ट नहीं लिखा है, फेल टू रिजेक्ट। फेल टू रिजेक्ट का मतलब हम लोग हैं, तो रिसर्च की दुनिया में हम लोग दो ही शब्द यूज करते हैं, रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट। एक्सेप्ट वर्ड लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फेल्ड टू रिजेक्ट लिखा है। तो ये हम क्योंकि वैल्यू छोटी है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वन टेल टेस्ट की अगर हम बात करें या टू टेल टेस्ट की बात करें तो जो हमारी वैल्यूज होती थी, इस ये हमारा अगर टी क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल वैल्यू होती थी, तो ये वाला रिजेक्शन रीजन हो जाता था और ये वाला एक्सेप्टेंस रीजन हो जाता था। अब हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है, क्रिटिकल वैल्यू है 3.841 और 0.1483 कुछ यहाँ कहीं आएगी।
तो इसका क्या मतलब, ये किस रीजन में आ रहा है, ये एक्सेप्ट रीजन में आ रहा है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, फेल टू रिजेक्ट। तो इसीलिए हम कह देंगे कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। एक ये दूसरा क्वेश्चन है, तीन लोग हैं, एक के पास कार है, एक के पास कार नहीं है, और उनकी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली कि जो हाई स्कूल वाले हैं कितने, बैचलर डिग्री वाले और मास्टर डिग्री वाले, टोटल कितना लोग हैं, 120 लोग हैं। इन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप चेक करो एजुकेशनल लेवल और कार ओनरशिप पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट हमको समझ में आ गया, क्रॉस टैबुलेशन है, इसको बोलते हैं क्रॉस टैबुलेशन। तो जब भी हम क्रॉस टैबुलेशन यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस टैब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस क्रॉस टैब है। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख ली, और उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वही काम है, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल और ट्रेंड टोटल। तो पहले वाले कॉलम में हमको पहली वैल्यू लिखनी है 20 के लिए, तो हमें 20 के लिए लिखनी है। तो इस कॉलम का रो टोटल कितना है, 50, और इसका कॉलम टोटल कितना है, 60, और इसका टोटल टोटल कितना है, टोटल टोटल है 120। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 120, यही होना चाहिए इस कॉलम के लिए, इस बॉक्स के लिए। तो यही हुआ है 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 120। इस तरीके से हम सारा कुछ कर लेंगे और हमको ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी, उनका टोटल मिल जाएगा, और फाइनल टोटल फिर भी 120 ही आएगा। तो ये हमारा वो था, हमारा ओ, और ये हमारा हो गया ई। अब हम सारे ओ को ही लिख लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई को लिख लेंगे। तो जब हमने यहाँ पे लिखा 20 और 30 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 25 और 25। तो आप देखिए 20 और अच्छा, जैसे यहाँ पे 20 25 लिखा है, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये लिख लिया पहले, 20 25 15 60 लिखा, और फिर उसके बाद 30 25 5 60 लिखा है। तो उसी के कंपैरिजन में हमने यहाँ पे लिख लिया है 20 25 5 60, देख लीजिए, ये हमने लिखा 20 25 15, और फिर हमने 30 25 5 ये लिख लिया। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई में हमने 25 25 10 लिखा, तो देखिए ये आया हमारा 25 25 10, और फिर हम लिखेंगे 25 25 10। तो हमने 25 25 10 लिख लिया, फिर 25 25 10 लिख लिया, ठीक। इसका फिर हमने o माइनस ई निकाला, फिर o माइनस ई का स्क्वायर निकाला, और फिर o माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई कर दिया। ये वैल्यूज आ गई आपकी, इनका टोटल कर दिया, तो क्या आ गया, समेशन o माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई इक्वल टू 7। और यही एग्जैक्टली हमारा क्या है, यही एग्जैक्टली है हमारा काई स्क्वायर, यही हमारा है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, यही स्क्वायर है हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, ठीक। यही वैल्यू है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो हमारी ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो हमारे पास रो कितनी थी, 3, कॉलम कितने थे, 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 करके आ गया 2। अब ये वाली वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल 5.991। क्रिटिकल वैल्यू है 5.991, कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 7। कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हो गई, इसका सीधा मतलब है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो इसके अंदर ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये होती है टी क्रिटिकल की, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आई है इसमें, यहाँ बाहर। तो ये इस लाइन से इधर का रीजन होता है रिजेक्शन रीजन, और इस लाइन से लेफ्ट साइड का रीजन होता है एक्सेप्टेंस रीजन। अब चूंकि जो मेरी वैल्यू आई है वो रिजेक्शन रीजन में आई है, तो हमने क्या किया, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने दो हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या बनाई थी, हमने बनाई थी हाइपोथेसिस, इस क्वेश्चन की जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड कार ओनरशिप, ये हो गए नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या हो जाएगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड कार ओनरशिप। अब चूंकि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन लेवल एंड कार ओनरशिप। ये वो सिंपल एग्जाम्पल है जो आपको प्रिपेयर रखना है, एग्जाम में आएगा। ये वैल्यूज आपको वहां पे मिलेंगी, क्रिटिकल वैल्यू। आपको केवल ये कैलकुलेटेड वैल्यूज निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए हुए क्वेश्चन के डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैच करना चाहिए। उस पे मैच करने पे ये वाली क्रिटिकल वैल्यू है, आप उसे कंपेयर करोगे और बताओगे कि अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू बड़ी आती है और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आती है, तो आप एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस,
और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी आती है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये करके आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद पढ़िएगा, समझिएगा। सेम काम किया गया है कि सिग्निफिकेंस लेवल बताना है डिपार्टमेंट और अटेंडेंस के बीच में, तो हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे H0 देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट और अटेंडेंस, या हम लिखेंगे डिपार्टमेंट एंड अटेंडेंस आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा डिपार्टमेंट एंड अटेंडेंस आर डिपेंडेंट, या देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड अटेंडेंस। इसको फिर हम ऐसे ही कॉलम और रो टोटल निकाल के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, सारे O एक तरफ लिखेंगे, सारे E एक तरफ लिखेंगे। ये O और E लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, ये अगर आप सारे O ऐसे लिख रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग E भी ऐसे ही वाले लिखेंगे। फिर अगर आप अगली बार O ये लिख रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग E ये वाले लिखिएगा। समझ में आया? मिक्स मैच मत कीजिएगा, इस O के सामने इसका E, इस O के सामने इसका E, इस O के सामने इसका E, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अगर हम ये वाला O लिख रहे हैं वहां पे, इफ वी आर राइटिंग दिस O, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला E लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला O लिखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला O लिखा जाएगा वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम जो वैल्यूज लिखते हैं उसके सामने वो वैल्यूज लिखी जाती हैं, तभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में इशू आ गया है। हाँ नहीं, टोटल नहीं, ये हम वैल्यू लिख रहे हैं 40, ये 40 नहीं लिखना है, ये 15 लिखा जाएगा। इस 15 के सामने, इस 15 के सामने ये 16 लिखा जाएगा। तो इस 15 के सामने ये 16 लिखा जाएगा। ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, ओ माइनस का होल स्क्वायर अपॉन ई। ये वैल्यू हो गई आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ये वैल्यू कौन सी हो गई? काई स्क्वायर कुछ ऐसे बना जाता है, काई स्क्वायर, ये हो गया काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ये आ गई है, ठीक है, समझ में आया। तो ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है 1.909। और क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 5.991। अब 1.909 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, सो वी फेल्ड टू रिजेक्ट। लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था? देखिए लास्ट टाइम हमने लिखा था रिजेक्ट, यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट, ठीक है। और इस बार हम क्या लिख रहे हैं? इस बार हम लिख रखा है फेल्ड टू रिजेक्ट। तो जब हम एक्सेप्टेंस लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? फेल्ड टू रिजेक्ट। तो दिस फेल्ड टू रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्ट। क्या है ये? एक्सेप्ट है, ठीक है। सो वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, अब हम एक्सेप्ट फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड अटेंडेंस, ठीक है। क्लियर है क्लास? चलिए, यहाँ पे देयर इज नो सिग्निफिकेंट, यहाँ पे वर्ड आएगा नो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट, याद रखिएगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड अटेंडेंस, ठीक है क्लास? ऑलराइट, थैंक यू।